हमने रीडिंग कंप्लीट किया हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन में देखते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरंद एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो भी प्रॉफिट्स लॉस होंगे वो 3:2 में इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 on the liability side. Capital accounts of Makarand and Mahesh. Then sundry creditors, bills payable. On the asset side, building, plant and machinery, debtors less RTD, bank, furniture. On 1st April 19, Mahesh is admitted for half share on the following terms. Half share यानी महेश किस कंडीशन में फर्म में एडमिट हो रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में उसका हाफ महेश को दिया जाए। He paid 1 lakh as his capital and 40,000 as his share of goodwill by RTGS. That is उसने ऑनलाइन पेमेंट किया है for goodwill. Then plant and machinery revalued at 48,000. Building taken by Makarand. This is important adjustment. आज हम इसकी ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं कि बिल्डिंग जब मकरंद ने टेक ओवर किया है तो क्या एंट्री पास होगी। आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000। इस तरीके का एडजस्टमेंट हमने इसके पहले भी किया हुआ है। द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस। रिटेन का कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होगा, देखेंगे जब गुडविल ट्रीटमेंट करेंगे। और रिटेन का मीनिंग आप सबको मालूम होना चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमें ये वर्ड आया हुआ है। ठीक, आगे तो ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस इक्वली दिया है यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। ये कहाँ यूज करना है थोड़ा बहुत हम रिकलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। ठीक, तो आज हम दो एडजस्टमेंट अलग देखेंगे, दैट इज बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद एंड जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है तो हमें गुडविल के साथ इसको कुछ ना कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग मेरे साथ ही। सबसे पहले तो हमने जो भी लेजर अकाउंट्स ओपन किए हैं इसमें से कुछ अकाउंट्स ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। ऐसे कौन से अकाउंट है जो हमने अकाउंट ओपन किए हैं और जो बैलेंस शीट में है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने ओपन किया है और 2 पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये बैलेंसेस मुझे उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन अगर हम देखेंगे तो बैंक, यस बैंक अकाउंट हमने ओपन किया है और कुछ बैंक का बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो बैंक बैलेंस भी हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले मकरंद महेश के बैलेंसेस उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मकरंद शेयर इन मकरंद कॉलम, महेश शेयर इन महेश कॉलम। थर्ड पार्टनर को जब एडमिट होगा तब कैपिटल लाने वाला है, तो इसका कैपिटल आपको कभी भी ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। देन हमने ओपन किया है बैंक और बैंक का बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो ट्रांसफर करते हैं ऑन द डेबिट साइड। क्यों? सबको मालूम है डेबिट में क्यों लिखना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 लिख दिए। बिफोर एडमिशन जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होंगे, जिसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहते हैं, वो हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि इसमें न्यू पार्टनर का शेयर तो रहेगा नहीं। तो ऐसे कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस है क्या, ये क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ेगा। आपको क्या नाम से ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस मिलेंगे? तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो देखती हूँ लायबिलिटी में कहीं भी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड नहीं है, असेट में कहीं P&L नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं था, तो मुझे इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है। फिर हम डायरेक्टली बढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। जो एडमिशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज कौन सा? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज।
कुछ ना कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंजेस होंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो चेंजेस को रिकॉर्ड करके उनकी रिवाइज्ड फिगर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी। तो कौन से असेट्स में रिवैल्यूएशन है, कोई असेट्स में चेंज है, किसमें चेंज नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया जाता है। देखते हैं एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट ही पेड 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। जो न्यू पार्टनर है मंगेश, वो एडमिट होगा आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये हम लास्ट में करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड एट 48,000, रिवैल्यूड यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो चुकी है 48,000। दैट मींस दिस 48,000 इज रिवाइज्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। फिर इसको कितना चेंज हुआ, ये चेंज तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं चेक करती हूँ इसकी ओल्ड वैल्यू। कहाँ मिलेगी ओल्ड वैल्यू? ओल्ड बैलेंस शीट में मिलेगी ओल्ड वैल्यू। देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है 60,000। जो प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए 60,000 की एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसकी वैल्यू मार्केट में है 48,000। हमें करना क्या है कि इसको रिवाइज्ड फिगर पे लाना है। 60 को हम डायरेक्ट 48 नहीं कर सकते, हमें इसमें से 12,000 कम करना पड़ेगा, तब जाके 60 की वैल्यू 48,000 होने वाली है। तो ये जो 12,000 हम कम कर रहे हैं, इसको हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर ये जो चेंज है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपके लिए या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। हम एड लेस नहीं देते, हम अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट कहते हैं। यानी ये 12,000 मुझे कहीं ना कहीं डेबिट नहीं तो क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्रेडिट यानी ये लॉस है, प्रॉफिट है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। 60 की असेट 48 हो रही है, यानी 12,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई, लेस हुई, कम हुई, असेट कम हुआ, तो हमारे लिए होता है वो लॉस। वो लॉस है एंड रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये लॉस होने के कारण हमें कहीं ना कहीं इसे डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर डेबिट हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्या मैं पार्टनर्स कैपिटल में इसको डेबिट कर सकती हूँ? नो। लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट ढूंढना पड़ेगा। हमने जो भी अकाउंट ओपन किया उसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? रिवैल्यूएशन। तो ये लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे 2। कौन से एसेट का लॉस है? प्लांट एंड मशीनरी। तो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना लॉस हुआ? 12,000। ये लॉस रिकॉर्ड हुआ, यानी अब आपकी मशीनरी की वैल्यू हो चुकी है 48,000। तो इसे मुझे रिवाइज्ड बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। तो हम शो करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, बट सारे चेंजेस हमें शो करने पड़ेंगे। ओल्ड वैल्यू वाज 60,000, रिडक्शन हुआ, डिक्रीज हुआ, डेप्रिसिएशन भी आप लिख सकते हो क्योंकि असेट लेस होने का रीजन डेप्रिसिएशन होता है। डिक्रीज लिखो, रिडक्शन लिखो, डेप्रिसिएशन लिखो, सब करेक्ट होता है। अब रिवाइज्ड फिगर आ चुकी है 48,000। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ध्यान सबका, ये फर्स्ट टाइम आया है, 100% समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इज बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद एट ₹1 लाख। बिल्डिंग नाम की असेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन मकरंद ने टेक ओवर किया, यानी फर्म ने मकरंद को वो बिल्डिंग सेल कर दी। एक बार वापस, बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद, मकरंद लेकर के गया, मकरंद लेकर के गया यानी क्या? फर्म ने वो बिल्डिंग मकरंद को दे दी। मकरंद को दी, फ्री में नहीं देंगे, तो उन्होंने ये असेट मकरंद को सेल की है एट ₹1 लाख। अब जरा सोचो, जब बिल्डिंग नाम की असेट मकरंद ने टेक ओवर की, यानी फर्म ने वो असेट मकरंद को सेल कर दी, तो क्या ये असेट अब फर्म की है या ये मकरंद की हो चुकी है? मकरंद टेक ओवर किया, यानी अब वो असेट किसकी हो गई है? मकरंद की हो गई है। ठीक, अब जो मैंने कहा इसको मुझे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ध्यान सबका, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हो सकता है कुछ असेट्स हम बेच दें और कुछ असेट्स आगे में हम कंटिन्यू करें। प्लांट और मशीनरी
फ्री वैल्यू दिया, यानी आज उसकी वैल्यू फर्म के लिए 48,000 है। दैट मीन्स ये असेट फर्म आगे में भी यूज करने वाली है। सिर्फ रिवैल्यू हुआ, सेल नहीं हुआ। बट नेक्स्ट असेट आपको दिया है बिल्डिंग टेकन बाय मकरन, टेकन ओवर बाय मकरन, मकरन लेकर के गया, यानी मकरन ये असेट को लेकर के जा रहा है, यानी फर्म ने ये असेट मकरन को बेची, मकरन को बेची। तो इसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। तो कितने में सेल हुआ? 1 लाख में सेल। जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग मकरन को हमने 1 लाख रुपीज में सेल की। तो चेक करते हैं हमारे लिए बिल्डिंग की क्या वैल्यू थी और वो असेट हमने मकरन को कितने में सेल की। तो हमारे लिए क्या वैल्यू थी ये आपको बैलेंस शीट बताएगा। चेक करो बैलेंस शीट में बिल्डिंग नाम की असेट थी 72,000, हमारे लिए वैल्यू थी 72,000। बट मकरन ने कहा ये बिल्डिंग मुझे चाहिए 72 का, मैं आपको 1 लाख रुपीस देने के लिए रेडी। तो फर्म ने उसे 1 लाख में सेल किया। इसमें जो चेंज है वो चेंज को मुझे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, और जो 1 लाख रुपीस से सेल हुई है ये सेल भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये बिल्डिंग जो 72 की थी वो हमने मकरन को 1 लाख रुपीस में बेचा, यानी इस बिल्डिंग को हमने प्रॉफिट में सेल किया। कितना प्रॉफिट हुआ? तो 28,000। 28,000 प्रॉफिट पे हमने वो असेट मकरन को सेल की। तो इस असेट पे चेंज हुआ है 28,000 का। तो बिजनेस ने जो 72,000 की असेट थी वो 1 लाख रुपीस में बेचा, तो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। फिर ये प्रॉफिट में कहाँ रिकॉर्ड करूं? तो प्रॉफिट लॉसेस के लिए हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया है? रिवैल्यूएशन। तो ये प्रॉफिट मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना पड़ेगा। अब ये प्रॉफिट है तो डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं? रूल ही कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। वो इनकम है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। क्या ये अब असेट पहले लिखिए 28,000, क्या ये असेट बिल्डिंग फर्म के पास है कि उसने मकरन को सेल की, यानी वो मकरन की असेट हो गई, मकरन की असेट हो गई। जब ये असेट फर्म ने मकरन को सेल किया, यानी वो असेट अब फर्म की नहीं है, उसने तो बेच दिया। जो असेट हमारी नहीं है वो हम बैलेंस शीट में तो पोस्ट कर ही नहीं सकते। जो असेट फर्म आगे में लेकर के जाने वाली है, आगे भी फर्म यूज करने वाली है, तो वो असेट हम असेट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट ये असेट हमने मकरन को सेल कर दी है, यानी फर्म के पास ये बिल्डिंग नाम की असेट नहीं है। जो असेट है ही नहीं उसे मैं बैलेंस शीट में पोस्ट नहीं कर सकती। ये सबको समझ में आया है? ठीक, एक बार वापस। बिल्डिंग नाम की असेट हमने मकरन को सेल कर दी, हमारे लिए वैल्यू 72,000 की थी, बट मकरन को हमने 1 लाख में बेची, यानी बिल्डिंग पे फर्म ने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 28,000। वो इनकम होने के कारण हमने रिवैल्यूएशन में लिख दिया। बट ये असेट बेच दी है ना, यानी वो फर्म के पास नहीं है, तो फर्म उसको असेट पे शो नहीं कर सकती। बट इसको मुझे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, सेल की है ना। अब सोचो क्या ये सेल हमने कस्टमर को किया, यानी आउटसाइडर को किया, कि पार्टनर को सेल किया? पार्टनर को सेल किया। दोनों में डिफरेंस है ना। जब भी रिजोल्यूशन करो यार, जब भी हम कोई असेट आउटसाइडर को सेल करते हैं तो उनसे हमें इमीडिएट पैसा मिलता है। क्या कारण है? जो भी असेट हम कस्टमर को यानी आउटसाइडर को बेचते हैं तो उनसे हम तुरंत पैसा लेते हैं। बट जो असेट अगर हम पार्टनर को सेल करते हैं तो पार्टनर से तुरंत अमाउंट नहीं ली जाती, ये अमाउंट उसके कैपिटल में एडजस्ट होती है। हम वो मकरन को ऐसा नहीं कहेंगे चलो 1 लाख रुपए दो, नो, मकरन पार्टनर है तो वो हम उसके कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, यानी जब भी मकरन को कैपिटल वापस होगा तब ये 1 लाख रुपीस डिडक्ट करके वापस किया जाएगा। तो दोनों में हमेशा डिफरेंस होता है। कस्टमर को अगर हम कोई चीज पे
बेचते हैं तो हम उनसे तुरंत पैसा लेंगे, बट अगर हम पार्टनर को सेल करते हैं तो हम तुरंत अमाउंट नहीं लेंगे, उसके कैपिटल में वो अमाउंट एडजस्ट होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। बिल्डिंग नाम की एसेट हमने मकरंद को सेल की और मकरंद दिए है पार्टनर। जब पार्टनर को सेल करेंगे तो तुरंत अमाउंट नहीं मिलेगी, ये अमाउंट उसके कैपिटल में एडजस्ट करना है, इसीलिए इसे मुझे कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। मकरंद पार्टनर है तो उसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। अब सोचो, मकरंद ने असेट टेक ओवर की, यानी मकरंद वो असेट लेकर के गया, तो मकरंद इज रिसीवर ऑफ असेट और गिवर ऑफ असेट। वो लेकर के जा रहा है, यानी मकरंद इज रिसीवर एंड द रूल सेज डेबिट द रिसीवर, यानी मकरंद अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करना पड़ेगा। और मकरंद फर्स्ट पार्टनर है तो हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कितने ने सेल किया मकरंद को, 1 लाख रुपीज। तो फ्यूचर में हम मकरंद के कैपिटल में कितना अमाउंट एडजस्ट करेंगे, 1 लाख। यानी मकरंद को ये पैसा आज नहीं बट फ्यूचर में तो देना पड़ेगा। कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज। तो ये अमाउंट मकरंद से फ्यूचर में रिसीवेबल है, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। फिर ये 1 लाख के आगे ऐसा ब्लैंक तो नहीं रख सकते, हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखूं, क्या उससे कैश मिली? नहीं, हमने उसको क्या किया, बिल्डिंग बेची, यानी फर्म के लिए बिल्डिंग इज गोइंग आउट। फर्म के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग मकरंद के पास गई है, तो मकरंद के फर्म के लिए बिल्डिंग इज गोइंग आउट, इसलिए क्या लिखेंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट। देखो सबको समझा है क्या? मैं रिपीट कर रही हूँ बट फिर भी एक बार पहले रिवाइज करेंगे सभी। एक बार वापस, बिल्डिंग टेकन ओवर बाय मकरंद। टेकन ओवर मींस बिल्डिंग सोल्ड टू मकरंद। मकरंद को हमने ये बिल्डिंग नाम की एसेट बेच दी। कितने में सेल की, 1 लाख में। तो हमारे लिए उसकी क्या वैल्यू थी, जो हमने उसको 1 लाख में बेचा, तो हमारे लिए उसकी वैल्यू थी 72,000 और मकरंद को हमने उसे सेल किया एट ₹1 लाख, यानी बिल्डिंग हमने 28,000 प्रॉफिट पे सेल की। तो वो प्रॉफिट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इनकम है, प्रॉफिट है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट। मकरंद लेकर के जा रहा है, यानी वो असेट अब फर्म की नहीं है, तो फर्म बिल्डिंग को एज एन असेट शो नहीं कर सकते। तो बिल्डिंग हमें असेट में रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि फर्म ने इसको बेच दिया है, तो वो असेट फर्म की नहीं है, तो असेट में तो नहीं आएगी। ये क्लियर है सबको? अब ये बिल्डिंग लेकर के जा रहा है मकरंद। तो मैंने सोचा कि मकरंद ये आउटसाइडर है कि ये पार्टनर है? पार्टनर है। जब भी हम कोई असेट आउटसाइडर को सेल करते हैं तो उससे हम इमीडिएट पैसा लेंगे, बट वही असेट अगर हम पार्टनर को बेचते हैं तो उससे हम इमीडिएट पैसा नहीं लेते, हम वो अमाउंट उसके कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करते हैं यानी क्या करते हैं, जब भी हम उसको कैपिटल वापस करेंगे तो 1 लाख रुपीस डिडक्ट करके पे करेंगे। ठीक, तो ये एंट्री मकरंद को सेल की है, इसलिए उसको मकरंद कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कैपिटल अकाउंट में अब डेबिट करो कि क्रेडिट करो, तो सोचना, कैसे सोचना, बिल्डिंग लेकर के जा रहा है मकरंद, दैट मींस मकरंद इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, यानी मुझे उसको डेबिट में पोस्ट करना पड़ेगा। कितने ने सेल किया, 1 लाख में, तो अमाउंट लिखी 1 लाख। कौन सी एसेट सेल की, तो बिल्डिंग को लिखा आगे टू बिल्डिंग अकाउंट। डाउट्स होते हैं लाइफ में हम और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दी है आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000। अब टू का क्या मीनिंग है कि आरडीडी जो भी अमाउंट होगी वो आपको अब 4,000 तक रेज करना है, इंक्रीज करना है। तो आरडीडी की अब इंक्रीज अप टू 4,000, यानी हमारी आगे में आरडीडी होने वाली है 4,000, दैट मींस योर न्यू आरडीडी विल बी 4,000। तो ओल्ड कितनी थी चेक करना पड़ेगा, तो ओल्ड कितनी है वो आपको ओल्ड बैलेंस शीट बताएगा। कितनी है ओल्ड बैलेंस शीट
हमें 4000 करना है। काट पीट करके 4000 तो हम कर ही नहीं सकते। 2000 का बैलेंस 4000 करने के लिए मुझे 2000 ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके 2000 का बैलेंस 4000 होगा। तो ये जो हम ऐड कर रहे हैं, ऐड माइनस हम अकाउंटिंग में नहीं कहते ये 2000 मुझे डेबिट नहीं तो क्रेडिट करते हैं। फिर क्या करूँ, डेबिट करूँ कि क्रेडिट करूँ? तो ये कौन से अकाउंट है? आरडीडी अकाउंट। व्हाट इज आरडीडी? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं, ये फुल फॉर्म है। आरडीडी मीन्स फ्यूचर लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस। वो लॉस है जो 2000 ओल्ड लॉस था, अब वो 4000 होने वाला है, यानी लॉस बढ़ गया। लॉस है, लॉस बढ़ गया, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू आरडीडी अकाउंट 2000 से लॉस बढ़ने वाला है। चेंज रिकॉर्ड कर दिया, चेंज रिकॉर्ड करके अब न्यू आरडीडी होने वाली है 4000। तो लिखते हैं न्यू बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स के साथ ही आरडीडी रिकॉर्ड होती है। ओल्ड डेटर्स 42000, डेटर्स में कोई चेंज नहीं था, चेंज था आरडीडी में 2000 की आरडीडी चेंज शो करने के बाद हो चुकी है 4000। तो अब हमारी न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स रहने वाले हैं 38000। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। The old partners decided to retain half the amount of the goodwill, ये goodwill से रिलेटेड है। Old partners decided to sacrifice equally, ये हम बाद में देखेंगे। अब कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, अभी तक हमको कोई भी लायबिलिटी में चेंजेस नहीं दिए ना, धीरे धीरे हम बढ़ने वाले आ रहे हैं। अब चेक करते हैं बैलेंस शीट। लायबिलिटी, जो भी नॉन रिवैल्यूड असेट्स लायबिलिटीज है, नॉन रिवैल्यूड यानी जिसमें कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं है, दैट मीन्स इनमें कोई भी चेंज नहीं है, तो जो बिफोर होंगे वही आफ्टर रहेंगे। तो चेक करते हैं ऐसे कौन से एसेट है, ऐसे कौन सी लायबिलिटीज है जो हमें एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी है। तो लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट्स मकरंद महेश पोस्ट कर दिए हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, हम इसे एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। इनमें कोई चेंज नहीं है, जो बिफोर थे वही आफ्टर रहने वाले हैं। तो लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे 4000। बिल्स पेबल 3000, कोई चेंज नहीं तो एज इट इज लिख दिया। इनको पेमेंट किया ऐसा भी नहीं दिया, तो ये कोई हमारी अभी भी लायबिलिटी एज इट इज है। देन ऑन द असेट साइड बिल्डिंग, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बट क्या मैं इस बिल्डिंग को असेट में रिकॉर्ड कर सकती हूँ क्या? सोचा नहीं, क्यों? क्योंकि इसको हमने मकरंद को सेल कर दिया, तो हमने इसको मकरंद अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है। इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अब ये असेट फॉर्म की नहीं है। ठीक, क्लियर है सबको? प्लांट एंड मशीनरी, यस, रिवाइज्ड हो चुके हैं। डेटर्स रिवाइज्ड हो चुके हैं। बैंक बैलेंस बैंक में जा चुका है। फर्नीचर मैंने लिखा नहीं है, कोई पार्टनर को सेल नहीं किया, किसी कस्टमर को सेल नहीं किया, इसकी कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं है, यानी ये एज इट इज 10,000 पे न्यू बैलेंस शीट में भी दिखेगा फर्नीचर 10,000। सबको क्लियर है? अब क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन होने के बाद रिवैल्यूएशन का जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सबसे पहले क्लोज करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, फाइंड आउट द बैलेंस, ट्रांसफर करो ओल्ड पार्टनर्स में ना। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो भी चेंज है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे उसमें राइट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा। ठीक, देखने से पता चल रहा है क्रेडिट इज मोर। डिफरेंस इस 14,000 को मकरंद एंड महेश में डिवाइड करेंगे 3/5 एंड 2/5, सभी कैलकुलेट करेंगे 3/5। फिर आप कैलकुलेट करो 14,000 इंटू 3/5, 14,000 इंटू 2/5, पहले 5 से डिवाइड कर दो, 14,000 इंटू 3/5 14,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर दो, 14,000 इंटू 3/5 14,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर दो, 14,000 इंटू 2/5 14,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर दो, 14,000 इंटू 3/5 14,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर दो, 14,000 इंटू 2/5 14,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर दो, 14,000 इंटू 2/5 14,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर दो, 14,000 इंटू 2/5 14,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर दो, 14,000 इंटू 2/5 14,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर दो, 14,000 इंटू 2/5 14,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर दो, 14,000
8,400 एंड 5,600। डेबिट की टोटल कम है इसलिए बैलेंस को डिवाइड करके डेबिट में लिखना पड़ेगा फर्स्ट शेयर फर्स्ट पार्टनर का, टू मकरंस कैपिटल का, सेकंड शेयर सेकंड पार्टनर का, टू महेश कैपिटल का। डिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स क्रेडिट। After distributing profit loss on revaluation, फॉर्म में आएगा यस न्यू पार्टनर। तो वर्किंग नोट में हमें न्यू पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले न्यू पार्टनर से लिया जाएगा कैपिटल, ठीक। तो वर्किंग नोट लिखेंगे सभी वर्किंग नोट। फर्स्ट वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे फॉर कैपिटल। कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया ये हमें दिया जाएगा एडजस्टमेंट में। ही पेड 1 लाख एज इज कैपिटल, यानी उसने फर्म को 1 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया, कंट्रीब्यूट किया। तो फर्म को 1 लाख रुपीस मिले, बट फर्म सारा पैसा कहाँ डिपॉजिट करेगी? बैंक में, क्योंकि हमने अकाउंट मेंटेन किया है बैंक। तो एज कैश इज कमिंग इन, तो कैश की जगह पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, बट ये अमाउंट का गिवर, हु इज गिवर? यस, न्यू पार्टनर इज गिवर, दैट इज मंगेश। लाया हुआ न्यू पार्टनर का ये कैपिटल फर्म कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ये मंगेश का पैसा है। मंगेश को ये वापस मिलेगा जब सबको मालूम है रिटायर होगा, डेथ होगा या फर्म बंद होगी, तो ये अमाउंट हम किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो कैपिटल की एक ही एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक के क्रेडिट में, टू मंगेश कैपिटल, मंगेश के क्रेडिट में बाय बैंक। मंगेश थर्ड पार्टनर है तो थर्ड कॉलम में आएगा 1 लाख। देन नेक्स्ट एंट्री, अब हमने उससे कैपिटल तो ले लिया और एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं किसके अगेंस्ट? गुडविल के अगेंस्ट। तो हमारा सेकंड वर्किंग नोट बनेगा गुडविल। गुडविल को इमीडिएट भी दे सकता है या फ्यूचर में भी देने का रिक्वेस्ट कर सकता है। हमें कैसे समझेगा कि वो फ्यूचर में गुडविल लाएगा? तो आपको मैंने बताया है कि ये समझने का तरीका है कि आपको कौन सा वर्ड मिलेगा? रेज्ड। रेज्ड है क्या? पहले चेक करते हैं, कहीं भी लिखा नहीं, बट आपको दिया क्या है 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल बाय RTGS। उसने ऑनलाइन अमाउंट बैंक में ट्रांसफर कर दी, ठीक। तो बैंक में पैसे आ गए, कितना अमाउंट आया? 40,000, बट ये 40,000 किसके अगेंस्ट मिला? गुडविल के अगेंस्ट मिला। तो सबसे पहले गुडविल अमाउंट रिसीव्ड की हम एंट्री पास करते हैं। एज कैश इज कमिंग इन, बैंक में डिपॉजिट हो चुका है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बट ये 40,000 गुडविल के अगेंस्ट रिसीव हुआ, तो मुझे जर्नल में वैसा शो करना पड़ेगा, इसीलिए हम रिकॉर्ड करेंगे टू गुडविल अकाउंट। बैंक टू गुडविल सभी लिखेंगे। लाया हुआ गुडविल, मंगेश ने जो लाया है ये एक्स्ट्रा अमाउंट वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए ही उसने लाया है। तो फर्म ये 40,000 अपने पास नहीं रख सकती। फर्म क्या करेगी? इमीडिएट उसको मकरंद एंड महेश में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो 40,000 में से मकरंद को कितना देना है, महेश को कितना देना है, ये वो कैलकुलेट करेगी। तो गुडविल हम शो करेंगे पहले पेबल। पहले हम क्या दिखाएंगे? फर्म क्या दिखाएगी? यस 40,000 को मिले, बट इस 40,000 में मकरंद को कितना अमाउंट देना है, महेश को कितना
अमाउंट देना है वो देने की एंट्री पास होगी। तो अमाउंट पेएबल की सबसे पहले हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इस पेएबल में हम कैलकुलेट करेंगे मकरंद शेयर इन गुडविल एंड महेश शेयर इन गुडविल। ठीक, तो गुडविल अमाउंट पेएबल, टू होम इट इज पेएबल, मकरंद एंड महेश। तो रूल सेज क्रेडिट टू whom मनी इज पेएबल, जिन जिनको ये अमाउंट देनी है उनका अकाउंट क्रेडिट करो। क्रेडिट नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा, मकरंद को देना है इसलिए मकरंद कैपिटल अकाउंट, महेश को देना है इसलिए महेश कैपिटल अकाउंट। कौन सा अमाउंट देना है? गुडविल को डेबिट करेंगे, गुडविल तो एंट्री पास हुई, गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू मकरंद कैपिटल टू महेश कैपिटल। अब ये 40,000 में मकरंद का शेयर कितना और महेश का शेयर कितना, तो 40,000 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें रेशियो लगेगा। और याद करो, किसको याद है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हम किस रेशियो में करते हैं? हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। न्यू पार्टनर आने के कारण जो ये सैक्रिफाइस करने वाले हैं प्रॉफिट में, वो रेशियो में ये एक्स्ट्रा अमाउंट डिवाइड की जाती है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो या तो मुझे मिलना चाहिए या मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना है। कैलकुलेट करने के लिए जरूरी होता है न्यू रेशियो, बट क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दिया, बट आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है। लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या दिया है, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली, दैट मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल। तो वो सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल है तो मुझे गुडविल अमाउंट को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मींस 20,000। कैसे कैलकुलेट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या क्या कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये इक्वल कैसे आया, मैं लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक, तो यहाँ हमने गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल दिया है तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, अब पेएबल के बाद इमीडिएट हम एंट्री करते हैं पेड। बट पेड क्या उन्होंने अपना शेयर लेकर के गए क्या, उन्होंने अपना ये अमाउंट विड्रॉ किया क्या, ये क्वेश्चन में दिया जाता है और क्वेश्चन में दिया है। पॉइंट नंबर 5, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा रिटेन हम कब कहते हैं, जब वो पैसा हमारे पास है। रिटेन यानी उन्होंने हाफ अमाउंट रिटेन किया, यानी हाफ अमाउंट बिजनेस में ही रखा, यानी ही हाफ अमाउंट विड्रॉ किया। एक बार वापस, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस। इन द बिजनेस यानी क्या, वो चाहते हैं कि हाफ अमाउंट बिजनेस में ही रखे और हाफ अमाउंट विड्रॉ करे। रिटेन यानी बिजनेस में है, दैट मींस हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया। तो मकरंद का जितना भी शेयर होगा उसका हाफ उसने बिजनेस में रखा एंड हाफ का क्या किया होगा, विड्रॉ किया होगा। महेश का जितना शेयर है उसका हाफ उसने बिजनेस में रिटेन किया यानी बिजनेस में रखा, दैट मींस रिमेनिंग हाफ उसने विड्रॉ किया। दैट मींस मकरंद महेश विड्रॉन हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल, यानी हाफ अमाउंट रिटेन है। रिटेन यानी तो कैश बॉक्स नहीं है, अभी तक उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, तो पेड की एंट्री यहाँ आएगी क्योंकि 50% विड्रॉ हो रहा है। क्या विड्रॉ किया? गुडविल। गुडविल जब मिला था तो कैश में मिला, तो विड्रॉ करेंगे तो कैश में विड्रॉ करेगा। ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, विड्रॉ कर रहे हैं यानी गुडविल का पैसा वो घर लेकर के जा रहे हैं। फॉर फर्म कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट, बट हम कैश अकाउंट मेंटेन नहीं किए हैं, बैंक अकाउंट मेंटेन किए हैं, तो 2 लाइन्स ब्लैंक रखते हुए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करें। हु विड्रॉन अमाउंट ऑफ गुडविल, तो ये मकरंद एंड महेश विड्रॉ कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर को घर लेकर के जा रहे हैं, तो मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट उन्होंने
मकरंद का कितना शेयर था 20, तो 20 का हाफ वो 10,000 घर लेकर के गए। महेश का कितना शेयर था 20 का हाफ महेश लेकर के जाएगा। तो टोटल मकरंद ने 10, महेश ने 10, यानी कितना अमाउंट बिजनेस में से विड्रॉ हो रहा है 20,000। गुडविल मिला 40 बट विड्रॉ हुआ 50%, दैट इज 20, जिसमें मकरंद ने 10 एंड महेश ने 10 विड्रॉ किया। रिमेनिंग 50% इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी वो अभी भी कैश बॉक्स में है। कब विड्रॉ करेंगे हमें नहीं मालूम, जब विड्रॉ होगा रिमेनिंग 50% तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। आज वो कैश बॉक्स में ही है, यानी वो रिटेन है। ठीक, अब इन तीनों को मुझे लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले एंट्री है बैंक टू गुडविल। मैंने गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के डेबिट में टू गुडविल। गुडविल अकाउंट में भी पोस्ट होगा, बट हमको वो अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। ठीक, देन गुडविल टू मकरंद टू महेश, जिससे से मेरे पास गुडविल अकाउंट तो नहीं है बट मकरंद महेश है, दोनों क्रेडिट हुए हैं, तो दोनों के क्रेडिट में बाय गुडविल मकरंद शेयर महेश शेयर 20 है सेकंड एंट्री अमाउंट। देन मकरंद महेश टू बैंक में तीनों अकाउंट ओपन किए, तो तीनों में पोस्ट होगा। मकरंद महेश डेबिट हुए हैं, तो डेबिट में क्रेडिट वाला नाम दैट इज टू बैंक, मकरंद कॉलम 10,000, महेश कॉलम में 10,000। बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक की क्रेडिट में, क्रेडिट में डेबिट वाला नाम, डेबिट दो अकाउंट है तो दोनों के नाम लिखेंगे, बाय मकरंद कैपिटल, बाय महेश कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप सबको आता है, सारे अकाउंट जो ओपन है उसको क्लोज करो और बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करो बैलेंस शीट में। कैपिटल्स मुझे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, बैंक बैलेंस भी मुझे नेक्स्ट ईयर यूज करना है, तो उसे मुझे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। क्रेडिट बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं लायबिलिटी में, डेबिट बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं एसेट में। क्रेडिट बैलेंस जिस अकाउंट की क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट बैलेंस जिस अकाउंट का डेबिट का टोटल ज्यादा होता है। चेक करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। एक एक कॉलम को क्लोज करो और कैरी फॉरवर्ड करो। फर्स्ट कॉलम का पहले क्रेडिट लिया जाए, यहाँ कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। माइनस 1,15,600। बैलेंस शीट में जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो इसके सामने लिखा जाता है कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट बैलेंस है सारे पार्टनर्स में से लायबिलिटी। फर्स्ट पार्टनर इज मकरंद, second partner is Manish, Mangesh,
बोर्ड से देखती हूँ। Lakhs 36,000 एक बैलेंस शीट हमारी टैली हुई है। यहाँ मकरंद का बैलेंस बहुत कम है। क्यों कम होगा? क्योंकि वो असेट लेकर के जा रहा है, तो ये अमाउंट उससे 1 लाख रुपीज फ्यूचर में हमें लेनी भी है, तो वो डिडक्ट करके हमने उसका कैपिटल दिखा दिया कि उसका कैपिटल फॉर्म में कितना है 13,400, इसीलिए वो बैलेंस कम आया है। ठीक, डेबिट बैलेंस था बैंक का, तो हमने उसको एसेट में ट्रांसफर किया एंड बैलेंस शीट वैल्यू हुई है 2,96,000 पे। आज 2 पॉइंट हमने अलग देखे। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। हो सकता है एडमिशन के टाइम कोई एसेट पार्टनर अपने घर लेकर के जाएगा जो आगे में फर्म यूज नहीं करने वाली, तो वो एसेट हमने मकरंद को बेच दी। तो मकरंद जो एसेट हमने मकरंद को सेल की है उसकी एंट्री हमने थ्रू मकरंद अकाउंट पोस्ट की। ठीक, देन गुडविल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया था, बट ये इक्वल कैसे आया? इसे कैलकुलेट करके लाना पड़ता है इक्वल, बट इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके दे दिया है कि वो इक्वल है, बट इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये मैं आपको लाइव में डिस्कस करूंगी, लाइव में एक्सप्लेन करूंगी। तो सभी टैली करो, आ जाओ सभी लाइव क्लास में, और हम इसके ऊपर वापस जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं। थैंक यू।